Hello children, I am Vinod sir from SM Public School, उत्तरीजपुर शंभूगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम प्रकाश के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको सीखेंगे। आप अपने आसपास देखें तो अपवर्तन की तमाम घटनाएं आपको दिख जाएंगी। जैसे एक प्रयोग करें आप, अगर आपके घर पे बाल्टी हो तो बाल्टी आप लीजिए और उसमें कुछ भाग पानी भर दीजिए। बाल्टी के कुछ हिस्से में आप पानी भर दीजिए। बाल्टी के कुछ हिस्से में आप पानी भर दीजिए और एक सीधी स्टिक मतलब एक सीधी छड़ी लीजिए जो बिल्कुल सीधी है। और जब आप उस छड़ी को पानी में डालेंगे, खाली बाल्टी में डालेंगे तो आपको बिल्कुल सीधी दिखेगी छड़ी। और जब पानी से भरी बाल्टी में डालेंगे तो यही पानी के सतह से ये छड़ी कुछ तिरछी कुछ टेढ़ी दिखेगी और इसका जो निचला सिरा होगा कुछ उठा हुआ दिखता है। अब ये छड़ी बिल्कुल सीधी थी, लेकिन जब आप पानी में डाले तो जहां से पानी और हवा का भाग अलग होता है बाल्टी में, वहीं से ये स्टिक जो छड़ी है ये टेढ़ी दिखती है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन का एक प्रयोग है। यह अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें छड़ी से चलकर जल से होकर के वायु से निकलती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, तो ये छड़ी ऊपर उठी दिखती है। एक और आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। खाली बाल्टी के पेदे को आप ध्यान से देखें। खाली बाल्टी के पेदे को आप ध्यान से देखें और उसकी गहराई का अनुमान करें। फिर इसमें आप पानी भर दें। बाल्टी में जब पानी भर देंगे तो आपको यह पेदा कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। देखने पर यह भी अपवर्तन के कारण ही संभव है। अब अगर एक सिक्का यहां रखें, एक मेज पर एक कटोरी रख लें, एक मेज पे एक कटोरी रखें, कटोरी में एक सिक्का डाल दें। कटोरी में एक सिक्का डाल दें और ये कटोरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सिक्का दिखेगा नहीं। आप सिक्का डाल दें इसमें कटोरी में। जब कटोरी में सिक्का डाल दें और धीरे धीरे अपनी आंख को नीचे लाएं बैठते हुए, और तब तक जो ही सिक्का दिखना बंद हो जाए उसी पर अपनी आंख स्थिर कर लें। अब कटोरी में पानी डालेंगे सिक्का दिखने लग जाएगा। यह भी घटना क्यों है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अब अपवर्तन की बात आप समझेंगे जब, तो ये सारी घटनाएं आपको समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले हम प्रकाश के अपवर्तन की एक डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या है और क्यों है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लिख लें और याद भी कर लें। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। दूसरे माध्यम में इसका वेग तथा दिशा बदल जाने का तात्पर्य हुआ कि वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी को कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है या अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब प्रकाश, इसका आप देख लीजिए, जैसे ये एक माध्यम है, सपोज करो कि ये एयर है, हवा या वायु, और ये है जल। वायु है और जल, माध्यम एक है वायु
और माध्यम 2 है जल। अब किरण जब वायु से जल में प्रवेश करती है, अर्थात माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, ये किरण है तिरछे प्रवेश कर रही है। ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जा रही थी इस दिशा में, वास्तव में इसकी दिशा तो ये थी, लेकिन ये मुड़ गई, ये मुड़ गई इस तरफ। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो किरण अभी आ रही है एक माध्यम से, पहले माध्यम में जो तिरछे प्रवेश कर रही है दूसरे माध्यम में, तो ये किरण कहलाती है आपतित किरण, या आपाती किरण भी कुछ लोग कहते हैं, आपतित किरण। और ये है अपवर्तित किरण, जो मुड़ गई किरण, ये अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण। और जो दोनों माध्यमों का विभाजक पृष्ठ है, उस पर जो है जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा ये कहलाती है अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। विभाजक तल का वह बिंदु जहां पर किरण आपतित होती है वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। तो यह अभिलंब है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसे हम कहेंगे आपतन कोण। आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण है इसे आर से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। इसको समझते रहिए, ये बहुत जरूरी है। अपवर्तन कोण फिगर बना लीजिएगा और सब लिख लीजिएगा, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये परिभाषा समझ लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या, अब यहां जो किरण मुड़ी अपने मार्ग से, जो इसकी गति और वेग और उसकी दिशा जो बदली, वो अभिलंब की ओर एक किरण मुड़ी। तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ी? क्या इधर नहीं जा सकती थी? हाँ, जा सकती थी। अगर यही किरण, देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यही किरण अगर सघन से विरल में आएगी तब यह अभिलंब से दूर जाएगी। जैसे अगर यही यहां पर देख लीजिए, अगर यही वाटर से एयर में आए, वाटर से जल से वायु में आए, तो जब सघन से विरल में जाएगी ये किरण तिरछे, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जब विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि यहां देखा आपने। अब यहाँ आपतन कोण जो आई है वो बड़ा है आर से, जब किरण विरल से सघन में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तब आई इज लेस देन आर, तब आपतन कोण जो है वो छोटा होगा अपवर्तन कोण से। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर सुन लें इसको। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन किससे संबंधित ये सभी परिभाषाएं हैं। एक माध्यम में, पहले माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों के विभाजक पृष्ठ पर के जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती हैं वो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब आगे आप देखेंगे अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन से संबंधित घटनाएं आपके समझ में आ जाएंगी जब थोड़ा सा और आपको बता दिया जाएगा। अब है अपवर्तन के नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके भी मुख्य दो नियम हैं जिसको आप समझ लीजिए। पहला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पहला नियम इसका है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की साइन। साइन मतलब ज्या। आप त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टैन, कॉट पढ़ेंगे। तो आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। और जो नियत होता है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम कहेंगे साइन आई, अर्थात आपतन कोण का साइन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब हुआ माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को कहीं कहीं n21 भी लिखते हैं। n21 का अर्थात एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। अगर इसी चीज को हम लिख दें n12 या 2n1 तो माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ते हैं इसको। और इसी को हम n12 भी लिखते हैं। अब अगर इसी को लिख दें ANG, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और अगर इसी को हम लिख दें GNA का मतलब हुआ ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। इसी तरह से ANW, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। WNA, इसको पढ़ते हैं वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो ये है इसका मतलब। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ANW को AWN भी लिख सकते हैं, अर्थात नहीं सॉरी NWA, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। और अगर यही NAW लिख देंगे तो वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है। तो यह हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक को हम ऐसे पढ़ते हैं। 1n2 को माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये नियतांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जो हमने बता दिया आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सब आप समझते रहिए। अब इसके बाद है उसे कहते, एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, एक माध्यम निर्वात जब लेते हैं, निर्वात लेते हैं तो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार जय बार, जब तक न समझ में आए, जो चीजें न समझ में आए फिर पूछिए। और कल हम मैथ का नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम होगा द्विघात बहुपद। बहुपद और अपवर्तन के बारे में और आगे भी बात करी जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।